परिंदों से रोशन आसमां होगा, खुशियों से महका ये जहां होगा। कोशिश हम सभी की यही है, जहां पर सभी सुख चैन से रहें वहीं पर आशियां होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये धरती, हमारी ये धरा अतुल्य है, अनमोल है। इसे सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, इसकी हिफाजत करना हम सभी का कर्तव्य भी है और दायित्व भी। जी, तो इस बात में प्रज्ञा बहुत एक अच्छी बात हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर भी किसी ने कह दी कि अर्थ, जो अर्थ होता है जी, धरती और अपने हिंदी में भी अर्थ होता है, तो ये कहा गया कि अर्थ का कुछ कीजिए, यानी पृथ्वी के लिए कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। तो हम जो है हमारे आसपास के वातावरण के लिए, हमारी धरा के लिए क्या करते हैं? सिर्फ नाम कमाना अपने काम के जरिए वो नहीं है काम। अपनी धरा के लिए, अपनी भूमि के लिए कितने पेड़ लगाए, कितने पौधे लगाए, क्या किया, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया, सारी चीजें जो हैं वो हमारे को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमने क्या किया। तो आज ही प्रण लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिसके लिए भूमि भी आपसे कहे कि हाँ, आपने मेरे लिए कुछ कहा, किया और सबको भी समझाया। तो हम भी आपके साथ में हर सुबह कुछ ना कुछ अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात करवाते हैं और एक ही बात हर सुबह कहते हैं, क्या? सुप्रभात धरती धौरारी। मैं तरुण व्यास और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा जी। और प्रज्ञा, जब हम बात कर रहे हैं इतनी एक आज जो शख्सियत है उनके बारे में बताता हूं मैं कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। आप कहेंगे कि 25 से 30 साल का लड़का क्या कर रहा होता है, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए सोच रहा होता है, लेकिन आज जो शख्सियत है बचपन से ही वो अपने संन्यास आश्रम और अपने पर्यावरण इनके साथ में जुड़ते चले गए जी। और 29 साल उम्र, लेकिन 29 लाख पेड़ पौधे इन्होंने रोपित किए अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर। इसीलिए राष्ट्रपति जी ने कहा, आप हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया। तो आज हमारे साथ में वही शख्सियत मौजूद है, राजस्थान से हैं, अच्छी बात है, टोंक से हैं और टोंक के पास एक खूबसूरत गांव है लांबा, वहां से विष्णु लांबा जी, ट्री मैन ऑफ इंडिया, आज हमारे साथ सुप्रभात पर। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी। जैसा कि तरुण ने बताया कि पर्यावरणविद आप हैं, राष्ट्रपति जी ने आपको पुरस्कार दिया है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप सुबह रोज उठते हैं, क्या सबसे पहले देखना पसंद करते हैं? चिड़ियों की चहचहाहट सुनना पसंद करते हैं, हरे बड़े पेड़ देखना पसंद करते हैं? किस तरह होती है आपकी रोज की शुरुआत? ये हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा हमें जो वरदान है, यह है कि हम लोग जन्मजात संस्कारित होते हैं। हिंदुस्तान में जो पैदा होता है जन्मजात संस्कारित होता है। तो सबसे पहले मैं उठते ही धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। अब तो वही ज़्यादा माँ मेरे करीब रहती है, मेरी माँ से तो मैं उसका तो गुनहगार हूँ। तो उसके बाद में कई सारे छोटे मोटे दिनचर्या के जो कार्य हैं उन कार्यों को करता हूँ। खेलने का शौक है, 1 घंटे की शाखा जाता हूँ पास में जी। तो जितना पॉसिबल होता है, जितना समय मिल पाता है, नियमित तो अब नहीं जा पाता, तो वो मेरे लिए एक एनर्जी का वो केंद्र है, ऊर्जा का वो है, स्थान है। तो वो जाता हूँ, खेलता हूँ, वापस आता हूँ। कुछ फिर लोग आ जाते हैं मिलने, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो। बाकी आजकल थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया, जैसा मैं हूँ वैसा मेरे साथ है नहीं जी। बहुत कुछ बदलाव हो गया, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो गया। तो महीने में 4 दिन ही शहर में रुक पाता हूँ। अच्छा। बाकी तो देश भर में कहीं ना कहीं भटकता ही रहता हूँ जी। तो सुबह सुबह कुछ ऐसे पेय होते हैं जो कि आप मैं प्रज्ञा पीता हूँ। अच्छा। हाँ, प्रज्ञा मुझे पसंद है। और भाई ये आपके नाम के आधार पर मजाक नहीं है, ये सीरियसली क्या है कि जिन साधु सन्यासियों के पावन चरणों में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त मिला जी, या जिन हमारे सम्माननीय जो प्रचारक हैं जिनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों के साथ रहकर के देखा जी। प्रज्ञा जो है वो प्रज्ञा जितने मतलब आपको नाम इतना प्रभावशाली लग रहा है, उतना काम भी उसका प्रभावशाली है जी। अर्जुन की छाल से बनाई जाती है और 2-3 प्रकार की जो खतरनाक बीमारियां मनुष्य के शरीर में हो जाती हैं जी, उन बीमारियों का इलाज भी प्रज्ञा से 100% होता है, ऐसा आयुर्वेदाचार्यों का कहना है। अच्छा। तो प्रज्ञा में विशेष जो चीज है वो अर्जुन की छाल है। तो ऐसे कुछ चीजें मिला करके और प्रज्ञा पेय एक पदार्थ बनता है और उसको चाय के स्थान पर विकल्प के रूप में काम में ले जाता है। वैसा ही टेस्ट आता है, वैसा ही कलर आता है। तो फिर कोशिश की जाए कि भारतीय संस्कृति ने जो यहाँ के पर्यावरण ने यहाँ की जो उसने मैंने दिया है
जी जी। उस चीज को हम अधिकतर उपयोग करें। जी और इसमें ये भी कहा जाता है कि जैसे अर्जुन की छाल, बहुत से लोगों को जो दिल की बीमारी होती है, दिल कमजोर होता है, हार्ट, ब्रेन और सेक्स, 3 चीजों के लिए ये आता है जी, तो उसको बस उबाल के पी लें तो वो इतनी, कोई बीमारी नहीं होगी, कभी हार्ट फेल नहीं होगा। मतलब ये वृक्षों से जो है अर्जुन की छाल कहीं भी मिल जाएगी, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी आपको। उसकी छाल को उतार लीजिए, घर पे लाइए और अपने उपयोग करना शुरू कर दीजिए, बस इतना काफी है। क्या बात क्या इतनी महंगी औषधि है, इतनी महंगी औषधि है, दुर्लभ औषधि है और इतनी सुलभ है कि हमारे आसपास कहीं भी मिल जाएगी। पेड़ पौधों के बीच ही रहते हैं आप। हाँ, वो तो जीवन है। जी। ऐसा क्या हुआ विष्णु जी, कैसे मन बनाया इस तरफ, झुकाव कैसे हुआ? पर्यावरण के लिए ही क्यों आपके मन में झुकाव आया? पर्यावरण संरक्षण के ही क्यों सोची? बाल मन में कई प्रकार की चीजें प्रभाव छोड़ती हैं। बिल्कुल। ऐसा भी था कि मन में कई बार ऐसा भी आता कि फौज में जाऊं, जी। कई बार ऐसा आता था कि राजनीति में जाके गंदगी मिटाऊं, ऐसा मन में आया। लेकिन बाद में ये तो समझ में आ गया कि उधर नहीं जाना है, वो जगह ठीक नहीं है, अच्छे लोगों के लिए है, अपन छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। तो 7 साल की लगभग उम्र रही होगी जी। मैं अपनी माँ के साथ में, वो गांव में एक चौराहे पर एक हैंडपंप हुआ करता था। अभी तो काफी व्यवस्थाएं हो गई, सामान्य प्रधानमंत्री जी ने काफी जल को लेकर के काम किया है, सरकार अच्छे काम कर रही है। तो वहां पर एक हैंडपंप हुआ करता था चौराहे पे, वहाँ पानी लेने मटका सर पे रख करके वो जा रही थी, मैं भी उनके साथ साथ चला गया जी। तो मुझे वो सीन ऐसा कैसा याद है और मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सीन है। मैं जब गया तो वहाँ एक ही हैंडपंप था, तो कतार में कई माताएं बहनें गाँव की खड़ी थी, तो मेरी माता राम का भी नंबर था। तो एक रेवड़ी होती है गाँव में, हम रेवड़ी बोलते हैं, जहाँ जानवरों का गोबर डालते हैं जी। वो बरगद का पेड़ है, उसके नीचे थी। तो उसमें बरसात का समय था, तो एक आम की गुठली से आम उगता हुआ है, कौपल निकलती है और वो इतना खूबसूरत लगती है। आम का पौधा जब उगता है, कोई भी पौधा जब छोटा उगता है, तो जैसे नन्हा बच्चा जो होता है उसी तरह से वो भी सॉफ्ट, बहुत ही खूबसूरत, देखते रहो, भूखे बैठे रहो ऐसे पौधों को देखने के लिए। तो वो मैं देख रहा था, तो माँ एक ऐसा केस है दुनिया का जो सबसे ज्यादा है, जुदा है जी। वो बच्चे को भांप लेती है। और मुझे लगता है शायद कोई ही औलाद होगी ऐसी दुनिया में जो माँ बाप से झूठ बोलने में कामयाब रही होगी। माँ बाप ने उसका जिक्र जाहिर नहीं किया होगा, यकीन मानिए कि माँ बाप को पता होगा कि झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे ही ऐसे देखा तो उन्होंने कहा कि तेरे को चाहिए, तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने चिल्ला कर बोला, मैंने कहा माम। तो उनको लगा होगा कुछ और लेगा या क्या है। वो गई, उस आम को उन्होंने निकाला, अपने उसमें डाल के और लेके आ गई जी। मटका रखा और घर पे आ गए। हमने आकर के माँ के साथ में पहला पौधा मैंने वो 7 साल की उम्र में लगाया। तो वो पहला पौधा आपका 7 साल बस फिर वो उसके बाद इतने सारे पौधे लगते चले गए। अच्छा, इस बात जैसे मदर से तो अब बहुत कम मिलना हो पाता है, आप गाँव से निकले, लेकिन उस टाइम पे जब आप टोंक में, और आपने अपने गाँव का नाम लांबा अपने नाम के आगे जोड़ा, जब आप वहाँ रहते थे तो आपको पूरे गांव में पेड़ चोर कहा जाता था। पौधा चोर। तो वो कैसे शुरुआत हुई थी? सबसे पहला पेड़ कौन सा चुराया था? पहली बार जब माँ के साथ आम लगाया, उसके बाद में गांव में आप देखते हैं बाड़ों, जो बाहर गांव के घरों के पीछे जो जगह होती है जहाँ पर हम लोग गंदगी वगैरह डालते हैं जी। तो वहाँ पर कई सारे ऐसे पेड़ पौधे उग जाया करते हैं, बेवजह उग जाया करते हैं। वो वहाँ तो कोई पड़ जाते हैं, बारिश में उग जाते हैं और ग्रुप में उगते हैं खूब सारे, या टमाटर खूब सारे उग गए, कहीं मिर्ची उग गई, कहीं क्या उग गया जी। तो बस वो उनको तलाशना और एक छोटी सी लकड़ी कुछ ले ली, खुरपी नहीं होती थी, केवल एक डंडा ले लिया किसी पेड़ का और जाकर के राउंड सा कर लिया कि मेरे, मतलब एक पट्टा कर लिया हमने, जो जेडीए पट्टा देता ना, वैसे पट्टा कर लिया आपने। तो वो कर लिया, ऐसे ग्रुप हो गए, तो कितने किसके हिस्से में आएंगे। तो ये तो अकल नहीं थी कि इसको कैसे लगाना, लेकिन एक साथ ही उखाड़ते थे सबको और एक साथ ही लाके 100 मिर्ची की गड्ढे में डाल दी। तो इस प्रकार की चीजें थी। फिर माँ समझाती थी कि इसको अलग अलग लगाए, ऐसे ऐसे एक जगह नहीं लगाते, फिर अलग अलग लगाते थे। तो दोनों माँ बेटे करते रहते थे, धीरे धीरे चलता रहा। उसकी आड़ में, अच्छाई की आड़ में एक गलत चीज भी होती रही जो माँ को पता नहीं थी, बाद में पता चल गई कि मैं पौधे चुराने लग गया। अब इसलिए चुराने लग गया कि मुझे इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इस हद तक बढ़ता चला गया कि मतलब एक पागलपन की आखिरी हद जो है वो हो गई। तो वहां पर कुछ गांव में लोग पेड़ लेके आते, टोंक से, हमारे टोंक से पास मेहंदवा से, वहां भी नर्सरी थी उस समय जी। तो वो पेड़ लेके आते, तो वो बोलते कई बार कि हमारे एक लादू काका थे, अभी वो उनका निधन हो गया जी। और भी कई सारे लोग हैं, हमारे एक बद्री जी पटेल हैं, वो पेड़ लगाते थे काफी गाँव में। लादू जी सरपंच साहब रहे हैं हमारे, चौधरी साहब, वो पेड़ लगाते थे। तो इन लोगों ने कहीं पेड़ लेके आते लोग, तो
वो बोलते कि आज मैं कागजी नींबू लाया हूँ, आम्रपाली आम लाया हूँ, आज मैं फला क्वालिटी का चीकू लाया हूँ। तो ये चीज़ तो हमने केवल सुनी ही थी कभी एक आध बार, कभी खाया ही नहीं चीकू, देखा ही नहीं आम्रपाली आम, पौधा भी सोचा। हाँ, तो और फिर आम्रपाली का पौधा, कागजी नींबू, ये क्या है? तो फिर मैंने कहा ये तो चाहिए। तो फिर वो तो उन्होंने लाए और लाकर लगाया। तो हमने कोशिश की कि कैसे मिल जाए ये जी। तो शायद जुबां से बयान नहीं कर पाए, लेकिन अपने हाव भाव से उनको एहसास हुआ होगा कि ये बच्चा कुछ मांगने के लिए हमारे देहरी पे खड़ा है जी। लेकिन वो उस एहसास तक नहीं उतर पाए होंगे। तो खैर हम लोगों ने फिर रात को 2 बजे 12 बजे मौका मिला और जाकर के उसके पौधे चुरा लाए। नींद में उठे, चुपचाप निकले और आके चुरा लाए। तो वो एक आध बार चोरी हो गई तो किसी दिन एक दिन चोर पकड़ा भी जाता है, तो देख लिया किसी ने कि पौधे ये चुराता है यहाँ से, और फिर दूसरे दिन माँ डांटती कि रात को तो ये पौधा नहीं था, सुबह कहाँ से आया? तो वो फिर ट्राई करती। तो इस तरीके की चीज़ें रही, वो शौक चलता गया। और उसके बाद में हमने धीरे 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 कई लोगों में ऐसा मैसेज हो गया कि कोई भी पेड़ लगाओ तो उसको जानवरों से ज़्यादा, गांव में सुअर ज़्यादा होते थे उस समय, सुअर से ज़्यादा सुरक्षा विष्णु लांबा से करो। क्या मैं पौधा चोरी था, विष्णु लांबा नहीं हुआ था। तो वो पौधे, उससे मेरे से सुरक्षा करनी होती थी। तो खूब चित्र बांधते थे, तो कितना ही पूरे कांटे शरीर में चुभ जाते थे, लेकिन मैं पूरा एकदम घुस जाता था अंदर और पेड़ को निकाल लाता था। लेकिन इतने सारे जब आप निकाल लेते थे तो आपके पास में जगह तो मेरे ख्याल से लिमिटेड होगी। जगह छोटी सी बाड़ा था, उसमें लगाते थे। खेतों तक पहुंचने की हमारे पाँव में उस समय शायद वो नहीं था कि हमारे खेत भी हैं घर वालों के पास। लेकिन एक ही जगह आपने पूरा भर दिया होगा। एक जगह भर दिया पूरा, एक ही गड्ढे में। क्या बात है, मतलब पुरानी यादों में देखिए कितना खूबसूरत होता है ये बचपन। और जब आपने इतने सारे पौधे लगाना शुरू कर दिया, इस बीच क्योंकि घर वाले ये भी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, तो उस समय जो पढ़ाई का वातावरण था गांव में, और एक जो जैसे कि पिताजी और क्या कहते बोले कि हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस आपका, सही क्या बात कहते है, ये थे? सही बात है। उद्दंड प्रवृत्ति का रहा, राष्ट्र, धर्म, समाज, परोपकार, ये सब पुरखों की परंपरा में, संस्कार में मिले, और बाहर निकालने का काम संघ की शाखा ने किया। जी। जो लोग जाते थे वो लोग इसी तरीके की चीज़ें होती थी कि वो चीज़ें आई। तो ये जो पढ़ाई की जो आधुनिक जो किताबें हैं जी, जो मुझे जबरन आज के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, माफ़ कीजिएगा, तो न चाहते हुए मेरा गुण है कि मैं तो आर्मी में जाऊं, लेकिन मुझे पढ़ाया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ ले, मंदिर में सेवा करना। तो वो फिर वो जो घंटी बजनी चाहिए थी वो भी फिर ऐसे ही बजेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो वर्ण आश्रम जो अपने जो हुए हैं 4, उस तरीके की व्यवस्था तो कोई तकलीफ में नहीं था। आज कई सारी चीज़ों को लेकर के जी, खैर, तो वो जो स्कूल में जब पहली बार लेके गए तो पहले ही दिन हम लोगों ने वहाँ कुछ ऐसे उद्दंडताएं की, तो मास्टर साहब ने कहा कि इसको तो आप घर पे रखो तो बढ़िया है। तो वो साल भी छूट गया। दूसरे साल फिर पिताजी ने कहा कि नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, मेरे कोई कमी नहीं, घर में खा लेगा पी लेगा। पिताजी ने कभी डांटा नहीं, पीटा नहीं। एक बार जरूर पीटा था, किसी का हाथ टूट गया था हाथ से जी, तो वो तो पता नहीं था, वो टूट गया बस। वो उन्हें लादू जी मतलब आप थे थोड़े से थोड़े से नहीं, पूरे थे हम, आप कह सकते हैं। लेकिन इस बारे में पूरी आपकी पूरी कहानी, पूरी बातें हम लोग करेंगे और बहुत सारे। तो मैं निवेदन कर रहा था, वो स्कूल में पिताजी लेके गए, तो वो हो गया वहाँ नहीं पढ़ पाएगा। तो फिर आखिरी में माँ ने अपने अंदाज में, मतलब माँ ने मुझे मजबूती खूब दी अंदर से, पूरा मजबूत बनाने में उनका अच्छा योगदान रहा। तो उन्होंने नीम की गीली लकड़ी लेके और मुझे पूरा अच्छी तरह ठीक करके और फिर स्कूल लेके गई। लेकिन नीम के लिए ये भी कहते हैं कि वो जितनी भी बीमारियां हैं सबको दूर कर देती है, और कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी माता राम का जी। तो वो एक माँ ही होती है जो बच्चे को परिपक्व करती है, और माँ के लिए कहते भी तो हैं कि होठों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, वो केवल माँ है जो कभी खफा नहीं होती। लांबा जी, आपसे आपकी सक्सेस की स्टोरी हम जरूर सुनेंगे, बातें और भी जारी रहेंगी। आपके ही जैसे एक शख्स की सफलता की कहानी अभी हम सुनते हैं। आइए देखते हैं सफलता की कहानी में। मेरी कहानी मेरी जुबानी। स्किल की जहाँ तक बात आती है, आप में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कला है जो आप निखारना चाहते हैं, अपने टैलेंट को निखारिए, तो आपकी भी कहानी ऐसी सफलता की कहानी बन सकती है। बस अपने आप को समझें और उसको पॉलिश करते जाएं जो भी आप काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में ऐसी एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, पेड़ों को लगाने के लिए, पौधों के लिए काम किया और ट्री मैन ऑफ इंडिया बने। विष्णु लांबा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो क्या तुम कुछ पूछने वाली थी विष्णु जी से? विष्णु जी, आप पर्यावरण संरक्षण के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 29 लाख आप अब तक पौधे लगा चुके हैं। आपकी उम्र से भी ज्यादा आपने इतना काम किया है।
मैं बहुत देर से बात पूछना चाह रही थी, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम पर्यावरण को कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम घरों से शुरुआत करें तो काफ़ी हद तक हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। कुछ इसमें मुहिम में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपकी सुधार करा दूं कि ये जो 29 लाख वृक्ष विभिन्न माध्यमों से जो देश को सौगात देने का एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश जो हमारी सफल रही जी, उसका श्रेय अकेले विष्णु लांबा को नहीं दिया जा सकता। बहुत बड़ी टीम है जी। वास्तव में सच्चाई ये है कि काम वो करते हैं, नाम मेरा हो जाता है। मैं बहुत ही एकदम मतलब कामचोर आदमी हूँ, मैं बहुत कम काम करता हूँ और वास्तव में टीम काम करती है, लेकिन जिक्र मेरा ज्यादा हो जाता है। ऐसे बहुत युवा हैं, ऐसे लड़के लड़कियां देश भर में हैं और मतलब हजारों की तादाद में वॉलंटियर कल्पतरू के जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं देते हैं। जिस दौर में जहां पर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है जी, उन सब लोगों की मेहनत है कल्पतरू आज जिस रूप में खड़ा है देश और दुनिया में। एक तो दूसरा निवेदन, घरों से शुरुआत की जो विषय है, सम्मान्य प्रधानमंत्री जी की सोच को दुनिया एकदम अलग तरीके से क्यों सोचते हैं वो, और उसके परिणाम क्यों देश भर में क्या आ रहे हैं जी। मोदी जी पूरे दुनिया में क्यों छा रहे हैं, उसका कारण भी यही है। वो घर की बात सोचते हैं, उन्होंने वैसा जीवन जिया है जी। तो स्वच्छ भारत मिशन सम्मान्य प्रधानमंत्री जी की सोच का ही एक नतीजा है। आज देश में हर आदमी आप देखिए डस्टबिन लेकर के, कोई ठेले वाला बैठ रहा है, दुकान वाला बाहर डस्टबिन लगा रहा है। ये चीजें पहले भी हो सकती थी, हम लोग भी कर सकते हैं, हमें भी पता है क्या करना चाहिए जी। मुझे मालूम है पेड़ लगाना चाहिए लेकिन लगाता नहीं हूँ। मुझे मालूम भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी घर में होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये सुधार समय रहते हमें करना होगा। भारत आज बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देश है, सबसे अधिक युवाओं वाला देश है और हम लोग पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, भारत क्या है, ये दिखाना है। इसे दिखाने के लिए खुद को मिटाना पड़े तो क्या सोचना है। बिल्कुल मिटते आए हैं, हमारे महापुरुष मिटते आए हैं जी। और महाराणा प्रताप की धरती से हम लोग ताल्लुक रखते हैं। और अब पेड़ों की बात करें, अमृता देवी विष्णु जैसी धरती से हम ताल्लुक रखते हैं। 363 लोगों के साथ में शहादत दे दी जिसने एक पेड़ को बचाने के लिए। तो फिर इंसान की तो कीमत हमारे यहाँ क्या होगी, आप देख लीजिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं। आप देखिए, आप दूध लेके आते हैं, दूध की आपकी थैली आती है, उसको आप ऊपर का हिस्सा काट करके रख लीजिए, उसमें मिट्टी लगा दीजिए। घरों में फल लेके आते हैं, उस फल का बीज निकालिए और उस बीज को उन थैलियों में लगा दीजिए, बाहर उस जगह डाल दीजिए जहां पर आप पानी फेंकते रहते हैं कुछ न कुछ। आपकी घर की एक नर्सरी तैयार हो जाएगी साल भर में। क्या बात, छोटे पौधे उग जाएंगे उसमें। बहुत बढ़िया। और किसी का बच्चे का जन्मदिन आपके घर में, आप केक लाते हो, ये नाटकबाजी करते हो, मोमबत्तियां बुझाने का पाश्चात्य कल्चर अपना उसमें जबरदस्ती घुसाते हो। जो परंपरा पुरखों की है, दीपक जलाना, देवताओं के दर्शन करना, माता पिता की पूजन करना, वो तो हम कर नहीं पाते हैं। तो वो काम करते हैं। तो उसको करने के बजाय उस पौधे को लिया और बच्चे को लेकर कहीं आसपास किसी पार्क में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कहीं भी चले गए, शमशान में कहीं भी जाकर के उस पौधे को लगाया और जन्मदिन मनाया। घर पे कोई आ जाए मेहमान आपके, बहुत सालों बाद पता चले कि व्यास जी आ रहे हैं मेरे घर में जी, या प्रज्ञा जी आ रही है मेरे घर में, तो मैं कहूंगा कि लीजिए मैडम, ये एक पौधा हमारी तरफ से आप पधारे हैं यहाँ पर। तो भेंट के स्वरूप में क्यों पौधा न दिया जाए? क्यों जन्मदिनों के अवसर पर, क्यों किसी के अच्छे बुरे मौके पर उसको उसकी याद में पौधा न दिया जाए? हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, वो बड़े बड़े ऐसी चीजें बना देते हैं स्मृति में कि आज भी कई सारी चीजें देश में हैं, तो वो वैसी चीजें हम नहीं बना सकते, आम आदमी नहीं बना सकता। हम पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ों में भी अगर कुछ लॉन्ग टाइम तक का पेड़, मैं पेड़ों में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन ऐसा कोई हो सकता है कि जैसे बरगद, पीपल, नीम, शीशम, करंज, अलेसिया, एलोस्टोनिया, पांडा, इस टाइप जो कुछ पेड़ हैं जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, कल्प वृक्ष का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे पेड़ जो हजारों, राजा बली का लगाया हुआ आज भी मौजूद है। तो अब आप देख रहे राजा बली कब हुए थे जी, तो आज भी कल्पवृक्ष मौजूद है उनके लगाया हुआ। तो कल्पवृक्ष हमने भी 5000 पेड़ लगाने की कोशिश की है। कल्पवृक्ष के 5000 जोड़े राजस्थान और देश में हमने लगाए हैं, जो एक दुर्लभ था, लोगों को देखने को नहीं मिलता था। केवल हिंदुस्तान भर में 8-9 जगहों पर ये पेड़ थे जी। तो ये कोशिश आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीजें, आपके पास कुछ बीज इस प्रकार का है कि बहुत सारा इकट्ठा हो गया, आप कहीं सफर में जा रहे हैं, तो वहां जा रहे हैं तो वहां रास्ते में कहीं ऐसी जगह डालते जाइए। तो वहां पर आप देखेंगे, तो कुछ सालों बाद आप देखेंगे, 2-4 साल बाद आपको पता चलेगा जो बीज मैंने डाले थे उस प्रजाति के कुछ पत्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे कई सारे प्रयोग हैं। तो अपने घर की साफ सफाई रखनी है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया। पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सोच ले कि मुझे ये काम करना है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको उनको कोई शक्ति दे, कोई साहस दे, कोई हौसला दे, कोई तन दे, कोई मन दे, कोई ये काम करके दिखाए,
तो मेरा प्रधानमंत्री बनेगा। आप समझ रहे हैं? क्या बात है। और इसी बात में ये बहुत अच्छी बात जैसे आपने कही ना, तो बहुत से लोग गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बीज ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नीम का लीजिए या आम का लीजिए या फिर जामुन का लीजिए, जो भी आपको यादगार जगह दिखती है ना कि बहुत सुंदर जगह है, वहां पे बीज डाल दीजिए। थोड़े दिनों बाद जब बारिश आएगी वो अपने आप उग जाएगा और आप जब भी घूमने जाएंगे आपको वो पेड़ याद आएगा कि मैंने यहाँ लगाया था। बिल्कुल। और दोस्तों, सुप्रभात धरती धौरारी के इस मंच से आप सभी से अपील भी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए। जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो या कोई भी ओकेजन हो, आप कोई तोहफा देते हैं, उस तोहफे में एक पौधा दीजिए, एक पौधा उगाइए। देखिए फिर हमारी धरा कितनी खूबसूरत हो जाएगी, पर्यावरण संरक्षित होगा, खूबसूरत वातावरण होगा। जी। और प्रज्ञा, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैंने कहीं पर पढ़ा, बहुत अच्छी बात लगी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं ना, तो अगर 50 साल की उसकी आयु का हम देखें कि वो हमें क्या क्या देता है, तो क्योंकि हम लोग ज्यादातर इंसान क्या हो गया, मेटेलिस्टिक हो गया है, पैसों में समझता है, तो एक पेड़ अगर पैसों की बात करें तो 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है हमको 50 साल में। क्या बात है। 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग करता है। 300 पेड़ मिलकर एक वयस्क आदमी ने जितनी भी लाइफ में प्रदूषण किया है उनका संरक्षण करता है, और 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करता है, और 18 लाख की जमीन जो है वो जो कटाव होती है, जो खर्च लगता है 18 लाख रुपए, वो बचता है। और इस तरह से पेड़ जो है कितना फायदेमंद है। तो पौधा लगाइए, कोई हर्ज नहीं है, बहुत सस्ते भी आते हैं और फ्री में भी आते हैं। बिल्कुल जी। तो विष्णु जी, आपने तो पेड़ लगाना शुरू किया जब आपने चुराना शुरू किया, लेकिन एक रास्ता जब आपका मुड़ा, जब ट्री मैन ऑफ इंडिया की तरफ आप बढ़े, तो वो एक जो आपके ताऊ जी के कारण वो जो एक टर्न आया था, उस टर्न के बारे में बताइए। पिताजी से ज्यादा मैं ताऊ जी के पास रहा जी। और ताऊ जी हमारे एक, क्या कहेंगे उनके बारे में, कि वो कुसुम से कोमल हैं और वज्र से कठोर भी हैं। जब हम लोगों ने गलत किया तो हम लोगों को उन्होंने बिल्कुल जानवर की तरह मारा। दुनिया हमें तू नहीं कह सकती, लेकिन घर में उन्होंने कभी अन्याय को उन्होंने नहीं देखा कि मेरा बेटा है जी, मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है। उन्होंने हम पूरे भाइयों के साथ में, हमारी अभी भी कमाइड फैमिली रहती है, और या कुछ यहाँ रहते हैं, गांव भी रहते हैं लोग, लेकिन पूरा एकदम परिवार उसी माहौल में रहता है कि कभी एहसास नहीं होने दिया हमारी ताई ने हमें कि हम उसके सगे बेटे नहीं हैं जी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ताऊ जी ने यहाँ पर आने के बाद में, और कई सारी चीज़ें ऐसी रही, कई घटनाएं ऐसी रही कि उन्होंने अपना प्रयास किया, और आज हमें एहसास होता है कि हम गलत थे उस समय। तब हमें लगता था कि ताऊ जी गलत हैं जी, लेकिन आज हमें लगता है कि अब हम ही गलत थे, वो सही थे अपनी जगह। और वो उस समय अगर एक्शन नहीं लेते तो शायद आज विष्णु लांबा ट्रीमैन नहीं होता, कहीं कुछ और जगह होता, इधर उधर बागवानी कर रहा होता किसी बगीचे में। तो ये जो चीज़ें हैं इतनी बढ़िया रही कि श्रीमत पांडे साहब, मैं आज चैनल पे बोल रहा हूँ, उनके यहाँ पर नर्सरी थी उनका इधर जवाहर सर्किल के पीछे, तो वहाँ से भी कुछ पौधे में चुरा लाया था। तो ताऊ जी का ये योगदान रहा कि उन्होंने पूरे केस को अपने तरीके से हैंडल किया और मुझे वहीं ले गए, और उन्होंने सारे पेड़ भी मेरे लौटा दिए, और मुझे पैसे की पेड़ खरीद के लेके आए हम लोग जाकर। उन्होंने कहा तेरे को जितना पेड़ चाहिए कहीं से चुराना मत, मुझे बता, मैं तेरे को लाके दे दूंगा। फिर उन्होंने अपने साथ बिठाया, गाड़ी में लेके गए बजाज नगर वाली नर्सरी नाले में जो है, वहां से हम लोग लेके आए, और फिर यहाँ शुरुआत हो गई। तो मुझे पहली बार वो खरीदे हुए पौधे मैंने ताऊ से लिए। तो ट्री मैन ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद वो अवार्ड जो है, वो जो सम्मान है, वो सम्मान तो क्या है, बहुत बड़े जो लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं जी, वो वाकई कहीं न कहीं एक उसके किसी का जीवन बन जाते हैं जी, किसी की जिंदगी की कामयाबी बन जाते हैं जी, किसी का हौसला बन जाते हैं। सामान्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी किसी एक बहन है कोई, उनके विषय में एक ट्वीट किया उन्होंने कुछ जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे हमारे सामान्य प्रधानमंत्री स्वयं उसको देखते हो जी। तो उन्होंने उस बहुत ही सामान्य परिवार की वो बेटी थी, उन्होंने उसका कुछ लिखा, उसके बारे में उन्होंने कुछ जवाब दिया, तो आज वो सब जगह चर्चाओं में हो गई, और इतना कुछ हो गया कि सब कुछ सेटल हो गया उसका। आप समझ रहे हैं जी, आपके बारे में। इसलिए ये जो चीजें हैं, ऐसा हो गया कि वहां पर क्रांतिकारी परिवारों के साथ में जब जाना हुआ, तो उस समय जो शब्द उनके मुंह से निकले, वो शब्द मेरे नाम के आगे जुड़ गए। और मैं मीडिया का आभार कि मीडिया ने उस दिन जो रेस्पॉन्स दिया उसके बाद में, वो इतना बढ़िया दिया कि अब सब जगह इतनी सारी पब्लिसिटी कर दी कि जहां भी जाता हूँ वहां पर
एक अलग प्रकार का ट्रीटमेंट मिलने लग गया, जी। तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के हित में ही उसका उपयोग करने की कोशिश रहती है। जी जी जी। विष्णु जी, बात जब आपने क्रांतिकारियों की थी तो मुझे 56 परिवार याद आते हैं और वो 22 जिले याद आते हैं, 22 राज्य याद आते हैं, सॉरी, जहाँ पर आप गए और आपने पौधरोपण किए और उसका आपको सम्मान भी मिला। जरा उसके बारे में बताएं। ये देश के जितने भी क्रांतिकारी विभिन्न राज्यों के हुए, उनको लेकर के वर्ष 2011-12 में जिस तरह से बचपन में सुनते आ रहे थे कि भगत सिंह जिंदाबाद, उधम सिंह जिंदाबाद जी, लेकिन उनके घर कहाँ हैं, उनके परिवार कहाँ हैं, ये ख्याल नहीं था। और एक बढ़िया माध्यम मिला मुझे कि 2011-12 में जाने का मौका मिला। और हम लोग, मैं इतना मतलब शुरू में बड़े संघर्ष रहे, बाद में कुछ लोग जुड़ते चले गए। कई राज्यों में कहीं संघर्ष इस तरीके के रहे कि मतलब 2 पैसा जेब में नहीं हो रहा, आदमी को 22 राज्यों का दौरा करना हो तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहाँ पर सब जगह गए और लगभग 56 परिवार संपर्क में आए। उसके बाद में उन परिवारों के साथ में वृक्षारोपण के कार्य कई जगह हुए और इसका ये फ़ायदा मिला कि आज तक मैं उन 22 राज्यों में बराबर संपर्क में हूँ और अपने पर्यावरण के कार्यों को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो विषय तो वहीं तक हो गया कि उनको हमने तलाशा, देश के विभिन्न जगहों पर उनके कार्यक्रम आयोजित हुए, देश ने बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि देश तो देखना चाहता है ना। भगत सिंह के पोते को कौन नहीं देखना चाहता जी, उधम सिंह के बेटे को कौन नहीं देखना चाहता जी। तो देश ने बहुत सम्मान दिया, गजब का सम्मान दिया। लगभग 27-28 प्रोग्राम देश भर में अलग अलग जगहों पर हुए जी। उसके बाद में राष्ट्रपति जी ने डाक टिकट जारी किया जी और सब क्रांतिकारी परिवारों को सम्मानित किया हम लोगों को बुला करके वहाँ राष्ट्रपति भवन में पूरा एटॉम दिया। तो ये सब चीज़ें रही। तो ये भी एक परमात्मा की कृपा रही कि इस बहुत बड़े काम में मेरे जो छोटे से कार्यकर्ता को परमात्मा ने चुना जी। और हम लोग ये काम कर पाए जी। तो ये एक प्रज्ञा, एक बात कही जाती है कि वन में जाते हैं तो बन जाते हैं जी। ऐसा है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी कुछ हूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने आपको जो कार्य आपने किए हैं उसके आधार पर व्यक्ति बनता है जी। तो आप इतिहास उठा के देखिए, राम बन गए, बन गए, कृष्ण बन गए, बन गए, बुद्ध बन गए, बन गए, महावीर बन गए, जो बन गए, जो बन गए, अशोक सम्राट बन गए, अभी देख लीजिए जी। वो पूरा देखते चले आइए आप, जो बन गए वो बन गए। इसीलिए आपको वन मंत्री जी ने पुरस्कार भी दिया था, राजीव गांधी पुरस्कार। वन मंत्री मेरे लाडले नेता हैं, सम्मानित राजकुमार रेणुवा साहब, हमें याद करता हूं मैं उनको जी। तो आपको सम्मानित किया गया उसको। तो आपने जो पेड़ों के साथ साथ में वनों के संरक्षण में जो आपको कुछ बनना है, कुछ पाना है, इतना पाना है तो इतना खोदो जी, इतना पाना है इतना खोदो, आपको सब कुछ पाना है, सब कुछ खोदो, सब कुछ मिल जाएगा। क्या बात है। तो ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो शास्त्रों का सम्मत है जी। ये कोई विष्णु जी, एक नारा आप हमेशा देते हैं, हरित भारत हर्षित भारत, क्या है ये योजना? वर्ष 2007 में मेरे गांव में किसानों की, ग्रामीणों की सभा की थी मैंने जी। तो आज जितना समर्थन उस समय नहीं था जी। आज सारा गांव एकदम अपने बेटे की तरह रखता है। उस समय थोड़ा सा नहीं था, समझ नहीं आई थी लोगों को, लेकिन अब जैसे परिणाम आने लगे, वो लोग सुनते हैं, देखते हैं आए दिन टेलीविजनों पर या कहीं, तो उनको लगता है कि हमारे गांव में क्यों नहीं कर रहा है। तो अब उनकी शिकायत रहती है कि भाई सारी दुनिया में तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस गांव के लिए तो कुछ करो जी। तो अभी मैंने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर वहाँ 5100 पौधों का रोपण भी हमने एक स्थल पर किया है जी। और कुछ नया करते रहते हैं वहाँ तो प्रयोग, और गाँव वाले ही ताकत है, वो संभालते हैं वहाँ, तो काम में तो लगा गया जाता हूँ जी। तो इस तरीके की चीजें रही। तो वो 2007 में एक सभा थी, उस सभा में मैंने एक नारा दिया था, हरित भारत हर्षित भारत जी। और ये आज हिंदुस्तान भर में सब जगह ये आपको सुनने को देखने को मिलेगा। ये एक परमात्मा की कृपा रही, सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। और हमने एक ही निवेदन किया उस सभा के माध्यम से कि आप अपने जीवन में 5 पेड़ लगा के बड़ी कर दीजिए। मैं अपने जीवन में, परमात्मा ने अगर सांसें दी तो 5 करोड़ लगाऊंगा, ये मेरा दावा है, कमिटमेंट। क्या बात है। तो मुझे 5 करोड़ लगाने का, एक जो आम आदमी, जिसने कभी, ऐसा व्यक्ति जिसने पर्यावरण के लिए काम नहीं किया, उस व्यक्ति के लिए 5 करोड़ 5 लाख सुनना बड़ी बात है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत छोटा मैंने शब्द काम में लिया है, बहुत छोटा टारगेट लिया है। अगर जैसा हम सोचते हैं वैसी मुझे सुविधाएं, संसाधन और उस तरीके के सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय नहीं है बिल्कुल। और आपको साधनों की जरूरत भी नहीं है।
आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सफलता के लिए अगर कोई युवा, कोई व्यक्ति आज भी संघर्षरत युवा अगर ये सोचता हो, कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ये कोई मायने नहीं रखता है। जी। आपके पास सिर्फ एक चीज चाहिए, हौसला, और इस बात का हौसला कि आखिरी सांस तक लड़ना है, बिल्कुल, खून की आखिरी बूंद तक लड़ना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसकी विजय निश्चित है, वो जीतेगा। बिल्कुल, जी। और आपकी विजय की इस बात पर मैं मतलब मुझे वो बात याद आ गई कि आप डरे नहीं और आपने उन लोगों मेरी को डिक्शनरी में नहीं है डर। आपने उन लोगों को जाकर समझाया जो कि जिनके पास लोग जाने से डरते हैं, जैसे चंबल में जो दस्यु है, डकैत, जहां पर आपने उनको जाकर संग्रहित किया और उनको कहा कि ये जंगल को आप बचाइए क्योंकि आपको पेड़ बचाते हैं। बिल्कुल। हमारे इरफान भाई की फिल्म आई थी पान सिंह तोमर जी। टोंक शहर की सरजमी के शहजादे हैं वो, और हमारे लगते जिगर हैं। इरफान भाई की जब फिल्म आई तो वो फिल्म देखने के बाद में ये ख्याल आया कि उस फिल्म में दो चीज़ें, बड़ी चीज़ें हैं। फौज का सूबेदार पान सिंह तोमर जो पूर्व दस्यु हुए हैं जी, पान सिंह तोमर का रोल उसमें इरफान भाई ने किया है जी। पूर्व एक व्यक्ति जो सूबेदार था, सूबेदार से बंदूक उठाता है, भीड़ जाता है जी। हम इसमें क्योंकि समय कम है तो एक लाइन में चाहेंगे कि वो बट से जो किया था उसमें मुख्य विषय यह है कि आज पूर्व दस्युओं का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इतना बढ़िया रहा कि आज पूरा चंबल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण को लेकर के। और अभी हाल ही में पूर्व चंबल के जो मुन्ना सिंह मिर्दा हैं, उन्होंने फोन पे बताया कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी परिवर्तन का एक बहुत बड़ा वो था कि उन्होंने अपनी बंदूक के आगे जो लगा चाकू होता है, तो उस पे उन्होंने फोन करके बताया कि भैया गया था स्कूल में पौधा लगवाने बच्चों से और वहां कुछ था नहीं, तो मैंने तो बंदूक के उससे बढ़ते ही गड्ढा खोद करके पौधा लगाया। क्या बात है। उन्होंने मुझे फोटो भेजी। तो मुझे लगता है कि आप में हौसला चाहिए जी, बिल्कुल। और आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। विष्णु जी, वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन चलते चलते आपसे फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं भविष्य के लिए, ये जरूर सुनना चाहेंगे। जिंदगी की हसरतों का जो 1000वां भाग है जी, उसको भी मैं पूरा न कर सका, ये यकीनन सही है जी, लेकिन वो परमात्मा से पूरा उम्मीद है कि वो अन्याय नहीं करेगा हमारे साथ जी, और इन सांसों को स्वच्छता के साथ में चलाता रहेगा जी। और 100 गांवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाकर इस देश को हम दें, पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम। तो कंक्रीट का जंगल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पूरा वनाच्छादित प्रदेश चाहिए जी। तो वो बनाकर दें सरकार को, समाज को, दुनिया को, और जो इस धरती माँ का जो कर्ज है, देश का जो, दुनिया का जो कर्ज है, वो थोड़ा बहुत उतार। तो ये आप जरूर कर्ज उतार रहे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। एक बीच मैं बता दूं सभी को कि बहुत अच्छी गजलें भी लिखते हैं, 3500 गजलें लिखी है। तो ये कोई गजल में से एक शेर जो है अगर आप सुनाना चाहें तो कोई इरशाद। टोंक शहर की सरजमी से हूँ, गजल गाती है, गजल सुनती है, गजल सूंघती है, गजल बोलती है, गजल देखती है, गजल ओढ़ती है, गजल सोती है। तो उस अदब से हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत बस शौक है और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अगर कुछ करता हूँ तो सिर्फ ये गजल लिखने का एक थोड़ा सा रहता है जी। आज पहला मौका है किसी चैनल पर कि आपने ये कहाँ से निकाल लिया पता नहीं तो इसलिए एक शेर है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि मुझे तो उसकी दुआ में असर नहीं लगता, मुझे तो उसकी दुआ में असर नहीं लगता, जिसे हराम भी खाने से डर नहीं लगता। क्या बात। मुझे तो उसकी दुआ में असर नहीं लगता, जिसे हराम भी खाने से डर नहीं लगता, लिखे थे उल्फत के गीत जिसकी छाँव में, मुझे तो ये वो उम्मीदों का सजर नहीं लगता। क्या एक छोटी छोटी कोशिश कभी तो ये कोशिश आप करते रहें और ऐसे पौधे लगाते रहें। एक लाइन में ये भी कह दें कि कैसा लगा आज यहाँ पर आकर? बहुत ही सुंदर लगा और इतना अच्छा लगा कि मतलब ये जो कार्यक्रम है धरती दोहरानी, ये वास्तव में मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। क्या बात। मैं धरती दोहरानी देखता ही रहता हूँ और जब भी मौका मिलता है, मैं सारी चीजें देख ना पाऊं लेकिन दूरदर्शन पे जरूर जाता हूं क्योंकि तथ्यात्मक खबर मिलती है और आप लोगों की जो रेपो है वो आज भी बरकरार है, इसमें आप लोग कामयाब हैं। धरती दोहरानी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, सार्थक कार्यक्रम है और समाज में संघर्ष करके विकट परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों को एक मंच देते हो आप, देश और दुनिया के सामने उसको पहुंचाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। जी, हमारे लिए बड़ी बात है कि आप जैसी शख्सियतों से मुलाकात होती है। विष्णु जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, अब चलते हैं, समय कह रहा है चलने के लिए। न्यूज हेडलाइंस की ओर चलेंगे लेकिन उससे पहले लोकगीत। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास और प्रज्ञा को। नमस्कार। नमस्कार।